एवरीवन, वेलकम बैक टू जानवीज एमबीए पाठशाला। सो पार्ट 1 में हमने मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग देखा था। मैंने कहा था कि 3 पॉइंट याद रखना, उसके पर्पस जो की है कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और ग्रोथ को प्रमोट करना, कैसे इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करके, और ये करता कौन है? आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक। फिर मैंने कहा था कि इसकी ये ऑफिशियल डेफिनेशन है, ये आपको याद करनी है। इसके दो मेन पॉइंट्स यानी टर्म्स है, सब मनी सप्लाई और क्रेडिट कंट्रोल। देन मैंने समझाया था कि दो तरह के इंस्ट्रूमेंट है, क्वांटिटेटिव एंड एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इन जनरल पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है और क्वालिटेटिव सिलेक्टिव यानी कोई सेक्टर्स को टारगेट किया जाता है। ये थे हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स: बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। आज हम देखेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो फर्स्ट, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होता क्या है? अब ये है ना, एक टूल होता है जो कि टोटल मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है। लेकिन मतलब क्वांटिटेटिव टूल टोटल मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है, लेकिन जो क्वालिटेटिव टूल होता है ना, वो क्रेडिट डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। कौन से सेक्टर को लोन मिलेगा, कितना मिलेगा, या कौन से सेक्टर्स पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जाएंगे, ये सब डायरेक्ट होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से। मतलब ओवरऑल पैसा कम या ज़्यादा नहीं करना, बल्कि उस पैसे का यूज़ कैसे हो रहा उसको रेगुलेट करना उस हो तो तब ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। अब ये चार है: सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मोरल सुएशन, क्रेडिट रेशनिंग एंड डायरेक्ट एक्शन। सो हम इन सबको इन डेप्थ समझते हैं। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए लेंडिंग कंडीशंस टाइट या इजी करना होता है। अगर एग्जांपल्स के साथ समझाऊं तो आरबीआई को लगे कि स्टॉक मार्केट में बहुत स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है, तो वो क्या करेगा? बैंक्स को इंस्ट्रक्ट कर सकता है। अब बैंक्स को इंस्ट्रक्ट क्या करेगा कि भाई शेयर मार्केट के लिए जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है ना, वो बढ़ा दो, वो चेंज कर दो। इससे जो स्पेकुलेटिव बोरोविंग होगी वो कम हो जाएगी, यानी जो टोटल मनी सप्लाई होगा ना, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन इससे क्रेडिट का डायरेक्शन कंट्रोल हो जाएगा। इसका पर्पस क्या होता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, स्पेकुलेटिव बबल्स जैसे मैंने एग्जांपल में कहा उसको प्रिवेंट करना, उसको होने से रोकना, और प्रोडक्टिव सेक्टर्स को प्रायोरिटी देना। अब दूसरे एग्जांपल्स के साथ अगर मैं समझाऊँ तो एमएसएमई सेक्टर्स या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर, अगर आरबीआई चाहता है कि इस बार उन्हें ज़्यादा प्रमोट किया जाए, तो वो बैंक्स को डायरेक्ट करेगा कि आप इन सेक्टर्स को, इन लोगों को लेंड करो, मतलब मनी लेंड करो या फिर लोन्स प्रोवाइड करो। तो वो क्या करेगा? इस पे इंटरेस्ट रेट्स और ये सब कुछ कम कर देगा, जिससे वो पर्टिकुलर सेक्टर में या वहाँ उस सेक्टर के से कनेक्टेड लोग या इंडिविजुअल लोन्स लेंगे और वो सेक्टर ग्रो करेगा। इसे कहते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। जैसे यहाँ लिखा है, एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए क्रेडिट को कंट्रोल करना या ईज करना या फिर रेस्ट्रिक्ट करना। आगे मोरल सुएशन। अब इसका मतलब होता है परसुएशन। ये लीगली बाइंडिंग टूल नहीं होता। आरबीआई बैंक्स को मीटिंग्स, सर्कुलर्स, एडवाइजरी के थ्रू सजेस्ट करता है कि आप रिस्की लोन्स कम दो, प्रायोरिटी सेक्टर्स को ज़्यादा लोन दो। अब रिस्की लोन्स यानी, मैं एक केस स्टडी में ये रिस्की लोन्स के बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट रिस्की लोन्स जैसे हमारे लोन्स के ड्यूरिंग ना सिबिल स्कोर चेक होता है, तो अगर किसी इंडिविजुअल का या किसी बिजनेस का मतलब सिबिल स्कोर ठीक नहीं है, तब भी बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड कर रही है, तो आरबीआई ऐसे डायरेक्ट उन पे इम्पोज नहीं करेगा कि आप लोग ये मत करो, वो करो। वो क्या करेगा? कोई सर्कुलर्स बैंक्स को शेयर करेगा या फिर कोई मीटिंग अरेंज करेगा और उन्हें सजेस्ट करेगा। मतलब ये सजेशन है कि आप ना
गाइडलाइंस के थ्रू सजेस्ट करेगा कि आप इन सेक्टर्स के ऊपर या रिस्की लोन्स थोड़े कम दो, और ये पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे मैंने अभी सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में एक एग्जांपल दिया एमएसएमई और एग्रीकल्चरल सेक्टर का, कि वहाँ पे उन्हें अगर बढ़ाना हो तो वो ये डायरेक्शन तय करता है, ये कंप्लीटली बाइंड नहीं करता किसी को कि आपको ये करना ही नहीं है, बट ये आपको सजेस्ट करेगा, आपको गाइड करेगा। अब बैंक्स आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करती ही है। ये इनडायरेक्ट कंट्रोल मैकेनिज्म भी हम इसे बोल सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि रेगुलेशन फ्लेक्सिबल रहेगा, मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक स्मूथली ऑपरेट कर पाएगा। रिस्की लोन्स कम होगी तो बैंक्स में जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है वो कम रहेंगे, मतलब वो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, और प्रायोरिटी सेक्टर्स भी साइमल्टेनियसली ग्रो करेगा। अब हम आगे देखें क्रेडिट राशनिंग। अब ये लेंडिंग लिमिट फिक्स करता है। कैसे? आरबीआई बैंक्स को बोल सकता है कि आप इस सेक्टर यानी कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर में इतने से ज़्यादा लोन इशू नहीं कर सकते। इसका यूज़ तब होता है जब एक्सेसिव लेंडिंग इन्फ्लेशन क्रिएट कर रही हो। इससे रिस्क कंट्रोल होता है, नॉन प्रोडक्टिव लेंडिंग कम होती है, बैंकिंग स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। मतलब जैसे कोई हार्मफुल केमिकल्स फैक्ट्री है, उसको ना बैंक लोन देना चाहती है, बट अब वो हार्मफुल केमिकल है, वो एनवायरनमेंट को भी कहीं ना कहीं डैमेज करेगा, और कहीं ना कहीं वो एज अ ह्यूमन या फिर एनिमल्स के लिए भी वो ठीक नहीं है। तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक्स को डायरेक्ट करेगा कि आप लोग ना इन सेक्टर्स को या इन फैक्ट्रीज को या इन बिजनेसेस को लोन नहीं प्रोवाइड करो, या तो कम से कम प्रोवाइड करो। अब यहाँ क्या होगा, उन सेक्टर्स को लोन नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं उनका प्रोडक्शन भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो इकोनॉमी या किसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए आरबीआई लिमिट लगा देता है लोन्स इशू करने पे। अब यहाँ पे ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कोई सेक्टर की वजह से या कुछ गिने चुने सेक्टर्स की वजह से इन्फ्लेशन अगर क्रिएट हो रहा हो, ऐसा लगे आरबीआई को, तो वो इन लोन अमाउंट्स पे या क्रेडिट्स पे लिमिट लगा देगा, यानी इससे ज़्यादा बैंक इशू नहीं कर सकती उस पर्टिकुलर सेक्टर को। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्शन। अब ये ना स्ट्रिक्ट होता है थोड़ा। अगर कोई बैंक आरबीआई के रूल्स फॉलो नहीं करता, जैसे रिस्की लेंडिंग, आगे मैंने कहा कि भाई रिस्की लोन्स मत दो मोरल सुएशन में, या फिर किसी सेक्टर को उन्होंने बोला कि नहीं इधर इन्हें इतना अभी इस पे लिमिट लगा दो, इससे ज़्यादा आप लोन नहीं दे सकते, फिर भी अगर बैंक देता जाए उन्हीं चीज़ को, यानी वो उसने क्या किया, आरबीआई के नॉर्म्स को, आरबीआई के रूल्स को, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया उस बैंक ने, तो अब आरबीआई क्या करेगा, अब आरबीआई पेनल्टी लगाएगा। फिर रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी हो सकती है, या फिर रेस्ट्रिक्शन भी इम्पोज कर सकता है। ये एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है, इससे डिसिप्लिन मेंटेन होता है बैंकिंग सिस्टम में। आपने कई बार पढ़ा होगा कि बैंक्स के ऊपर पेनल्टी इम्पोज की है आरबीआई ने, जैसे आईसीआईसीआई के ऊपर की थी बीच में, एचडीएफसी के ऊपर भी हुई थी। तो आरबीआई इन बैंक्स के ऊपर पेनल्टी इम्पोज क्यों करता है, कभी ये सोचा है? वो इसलिए होती है क्योंकि अगर आरबीआई ने कोई चीज़ करने के लिए ना कही है, जैसे कि रिस्की लोन प्रोवाइड करने के लिए ना बोला है, या कोई सेक्टर को इससे ज़्यादा यानी एक लिमिट से ज़्यादा लोन या क्रेडिट नहीं देने के लिए बोला है, तब भी बैंक वो कंटिन्यूअंस में रखती है। इस वजह से आरबीआई उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। वो स्ट्रिक्ट एक्शन ज़्यादातर ये पेनल्टी के थ्रू होता है। यहाँ लिखा है जैसे मैंने, पेनलाइजिंग बैंक्स दैट वायलेट गाइडलाइंस। इससे ना बैंकिंग सिस्टम मेंटेन रहेगा और एक स्मूथ इसमें चलता रहेगा।
तो ये थे इंस्ट्रूमेंट्स। हमने फर्स्ट पार्ट में देखे थे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट इन डेप्थ में। आज हमने देखा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने पहले भी कहा था, क्वांटिटेटिव इन जनरल है, वो पूरी इकोनॉमी पे अफेक्ट करता है। मैंने जैसे कहा था कि बैंक रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मनी बोरो करती है, रेपो रेट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई को मनी नीड होती है तो वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक्स के पास रखती है। सीआरआर एक कैश मेंटेन करना होता है, एसएलआर एक लिक्विडिटी परसेंटेज मेंटेन करना होता है। ओएमओ जब आरबीआई ओपन मार्केट में, मतलब मार्केट में अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल या बाय करती है। तो मैंने जैसे कहा था ये ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहा था, लेकिन क्वालिटेटिव टूल जैसे आज हमने समझा वो एक स्पेसिफिक सेक्टर्स को या बैंक्स को लेके ही टारगेट था। जैसे पेनलाइज कर रहा था बैंक को, या कोई लिमिट लगा रहे थे बैंक्स के ऊपर, लोन्स के ऊपर, या फिर कोई स्पेसिफिक सेक्टर को प्रमोट करना था, उनको कंट्रोल करना था। अब भाई इसका इम्पैक्ट कुछ तो होगा ना, क्वांटिटेटिव टूल या क्वालिटेटिव टूल का। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई लगा दिया, लेकिन कुछ तो ओवरऑल इकोनॉमी में या बैंकिंग सेक्टर में इम्पैक्ट होगा। तो यस है, और उसके 4 इम्पैक्ट्स हैं। फर्स्ट इज इन्फ्लेशन कंट्रोल। अगर इन्फ्लेशन हाई हो जाए तो आरबीआई ना कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करता है, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, सीआरआर बढ़ा देगा, लिक्विडिटी ऑब्जर्व करता है। अब इससे क्या होगा रिजल्ट, बोरोविंग कम हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मतलब सपोज अभी होम लोन कुछ 6% पे मिल रहा है, 6-7% के इस पे मिल रहा है, बट धीरे से आरबीआई ने उस रेट को बढ़ा के 8-9 कर दिया। तो अब हम होम लोन नहीं लेंगे, हम थोड़ा कम हम प्रेफर करेंगे। तो क्या होगा, जो मनी सप्लाई बहुत बढ़ गया था मार्केट में वो कम हो जाएगा, और वही मनी सप्लाई से क्या रहेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। जैसे यहाँ लिखा है इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया, बोरोविंग उससे कम हो गई, फिर डिमांड कम हो गई, प्राइसेस कम हो गई, और एक इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी आएगी। मैंने आगे भी बताया था एक्सपांशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के 2 पार्ट्स है। एक्सपांशनरी जब उन्हें लगता है कि इकोनॉमी को ग्रो करने की ज़रूरत है, जैसे हम अगले पॉइंट में देख रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। और कॉन्ट्रैक्शनरी यानी जब उन्हें लगता है हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है या मनी सप्लाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो तब लगती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम देखते हैं आगे इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमी बहुत स्लो चल रही है, आरबीआई तब यूज़ करता है एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि वो ग्रोथ को सपोर्ट कर सके, ग्रोथ को प्रमोट कर सके। अब ये है ना, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का अपोजिट होता है। यहाँ क्या करेगी, अब पता है कि भाई लोग कुछ भी परचेज नहीं कर रहे, लोग कुछ बाय नहीं कर रहे, उससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो लोग जो है वो कुछ चीज़ का, मतलब वो ना इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, कहीं से कुछ क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ इन सच केस आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। अब इंटरेस्ट रेट कम किया तो इंटरेस्ट रेट के साथ क्या क्या कम होता है, लिक्विडिटी इंजेक्ट, यानी जो एसएलआर और सीआरआर का रेट्स बढ़ा दिया था वो भी कम कर देगा, ताकि मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ सके, और क्रेडिट बहुत इजीली अवेलेबल कर देगा। अब यहाँ पे इससे क्या रहेगा कि लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो कहीं ना कहीं सप्लाई ज़्यादा होगा, सप्लाई बढ़ी तो धीरे से डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ी साथ में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर ये सब कुछ हुआ तो ये पूरा जब हुआ तो जीडीपी का ग्रोथ भी होगा। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी ग्रोथ को स्टिमुलेट भी करती है। नाउ द नेक्स्ट इम्पैक्ट इज क्रेडिट अवेलेबिलिटी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी का ना डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है क्रेडिट कॉस्ट पर, मतलब रेपो रेट चेंज हुआ, सीआरआर चेंज हुआ, एसएलआर चेंज हुआ, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हुआ बैंक लैंडिंग रेट्स पे। बैंक लैंडिंग रेट्स यानी वो रेट्स जिस पे बैंक हमें लोन या क्रेडिट प्रोवाइड करती है।
अब इससे क्या होगा, बिजनेस बोरोइंग डिसीजंस चेंज होंगे, और अगर बिजनेस बोरोइंग डिसीजन चेंज हुए तो इन्वेस्टमेंट लेवल भी चेंज होगा। ये है ना, एक पूरी चेन होती है। अगर इस चेन में कुछ भी चेंज हुआ तो उसका इम्पैक्ट पूरे इकोनॉमी पे आएगा। इसलिए कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म भी है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। इंटरेस्ट रेट चेंज से कैपिटल फ्लोज पे इम्पैक्ट होता है। जैसे अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट हाई हो गया तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, डॉलर का इन्फ्लो बढ़ेगा, रुपी भी स्ट्रेंथेंड होगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ तो इंटरेस्ट रेट लो हो गए तो क्या, तो कैपिटल आउटफ्लो होगा और रुपी की जो वैल्यू है ना वो वीकन हो जाएगी। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी इनडायरेक्टली एक्सचेंज रेट को भी इन्फ्लुएंस करता है, यानी इसका इम्पैक्ट पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे रहता है। तो ओवरऑल देखें तो क्वांटिटेटिव टूल्स टोटल मनी कंट्रोल, क्वालिटेटिव टूल्स क्रेडिट डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का अल्टीमेट गोल है प्राइस स्टेबिलिटी, ग्रोथ बैलेंस, फाइनेंशियल सिस्टम डिसिप्लिन, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टेबिलिटी। सो मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी का स्टीयरिंग मैकेनिज्म है। अगर कंट्रोल वीक हो जाए इन्फ्लेशन या क्राइसिस हो सकती है, अगर कंट्रोल स्ट्रांग हो तो स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। इसीलिए आरबीआई के डिसीजन सिर्फ नंबर नहीं होते, वो इकोनॉमी का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में एक केस स्टडी देखेंगे जिससे आपको हर चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी सिस्टम और मॉनेटरी पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट होती है वो भी। टिल दैट टाइम, बाय एंड कीप स्टडिंग।